Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सायरा मैम। यू आर वाचिंग मी ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट, एमएसके बायोलॉजी शॉर्ट एंड ऑन एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है दीवान खाना। दीवान खाना का मतलब होता है कमरा। ये जो कविता है इसके जो लेखक है वो पन्ना नायक है और इसकी जो कवित्री पन्ना है वो है पन्ना धीरज लाल नायक, जिनका जन्म सूरत में हुआ। 3, 2, 1. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सायरा मैम। यू आर वाचिंग मी ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट, एमएसके बायोलॉजी शॉर्ट एंड ऑन एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास का गुजराती का चैप्टर नंबर 11 जो कि है दीवान खाना। दीवान खाने का मतलब होता है कमरा। ये काव्य का प्रकार छांदस है। अब इसमें ये काव्य के लेखक का नाम है पन्ना नायक और इसमें जो पन्ना कवित्री के बारे में बताया गया है पन्ना धीरज लाल नायक। ये जो पन्ना धीरज लाल नायक है इनका जन्म सूरत में हुआ था, लेकिन ये बताती है कि ये अमेरिका में रहती हैं। इनके बहुत सारे काव्यों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो इनके जो काव्यों का संग्रह है उसमें प्रवेश, फिर फिलाडेल्फिया, निस्बत, अरस पारस, फ्लेमिंग शामिल है। इनका एक 11 लंबी कविताओं का इनका एक संग्रह है जिसका नाम है रंग झरोखे, और एक पुस्तक जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ संग्रहित है उसका नाम है विदेशिनी। ये जो कावित्री है इनको जो खास पहचान है वो इनके नारी संवेदना की अभिव्यक्ति से इनको बहुत ज्यादा पहचान मिली। इसमें कावित्री बताती हैं कि अमेरिका में रहते हुए भी कावित्री ने अकेलेपन और नारी की संवेदना का बड़े अच्छी तरीके से इस काव्य में बताया है। इस कविता में कावित्री कहती है कि घर के दीवान खाने में पर्दे, लैंप, कालीन, सोफे यदि को अच्छे से सजा दिया गया है जिससे दीवान खाना सज गया है, ऐसा कावित्री कहती हैं। और साथ में ये कहती हैं कि लेकिन फिर भी नायिका अपने से पूछती है इन सब में मेरी जगह कहाँ है। इस काव्य में बताया है कि घर के जो दीवान खाने हैं उसको कावित्री ने बड़े अच्छे तरीके से सजा दिया है। जैसे कि घर के पर्दे हुए, लैंप हुए, फिर कालीन हुए, सोफा हुआ, उसको कावित्री ने बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया है। उसके बाद कावित्री पूछती है कि इन सबको सजाने के बाद मेरी जगह कहाँ है, मैं अपने आप को कहाँ सजाऊं, कहाँ केंद्रित करूं। इस काव्य में बताया गया है कि मनुष्य अपने संबंधियों की बजाय वस्तुओं को लाकर रख सकता है, सजा सकता है, लेकिन बाद में वो अकेला ही हो जाता है। यानी संबंधियों की जगह कोई नहीं ले सकता। हम संबंधियों की जगह वस्तुओं को लाकर सजा सकते हैं, लेकिन जो अकेलापन है वो रह ही जाता है। इस काव्य में कावित्री कहती हैं कि हम घर में वस्तुओं को सजा सकते हैं संबंधियों की बजाय, लेकिन आखिरी में जो अकेलापन रहता है उसको इस काव्य में कावित्री ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया है। उस पीड़ा को, उस दर्द को बहुत अच्छे अंदाज में बताया है। कवित्री इस कविता में बताती हैं कि अमेरिका जैसे देश में वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ के लोग हमारे देश के लोगों से एकदम अलग हैं। यहाँ पर किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं, सब पैसे कमाने में व्यस्त हैं। हमारे देश में लोगों के रिश्तेदार हो या ना हो, पड़ोसी उनके पास आते हैं, बैठते हैं, उनका हाल पूछते हैं, उनकी मुसीबत में मदद करते हैं। लेकिन इस अमेरिका जैसे देश, लेकिन विदेशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर किसी को किसी की पड़ी नहीं है। अगर किसी को किसी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ता है। अगर अपॉइंटमेंट लिया हुआ टाइम निकल जाए, देर से पहुंचो, तो वो आपसे मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। कावित्री कहती हैं कि हमारे देश में लोग एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हालांकि सामने वाले से रिश्ता हो या ना हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता हमेशा मौजूद है। लेकिन विदेशों में ऐसा होता ही नहीं है। इस कविता के पहले काव्य में कवित्री कहती है कि दीवान खाना ने व्यवस्थित करू छू, घड़ी अहीं घड़ी तहीं विविध फेरफार वस्तुનું मन पूछी पूछी गोठवाणું करू छू। इस कविता के पहले काव्य में कवित्री कहती है कि दीवान खाना ने व्यवस्थित करू छू, घड़ी अहीं घड़ी तहीं विविध फेरफार वस्तुનું मन पूछी पूछी गोठवाणुं करू छू। इसका मतलब होता है कि दीवान खाने को मैं व्यवस्थित करती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, अलग अलग बदलाव से वस्तुओं की पसंद पूछ पूछ कर वस्तुओं को सजाती हूँ, ऐसा कवित्री कहती हैं। इसके बाद तीसरे काव्य में कवित्री कहती है सोफा અને લેમ્પ ने નવું સ્થાન આપ્યું, બારીની પડદા બદલી કાઢ્યા, જૂના ગલીચાની જગ્યા વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ નખાવી દીધી, સુભોગને પ્રસન્ન થાય તે દીવાનખાનાનું સગડું બરાબર થાય છે ત્યારે જ છટકે છે મારું मन। इसका मतलब है मैंने सोफा और लैंप को नई जगह दी, खिड़की के पर्दे बदल दिए, पुरानी कालीन की जगह वॉल टू वॉल कार्पेट का मतलब होता है जिससे पूरी जमीन ढक जाए, इस वॉल से उस वॉल तक छूने वाली कारपेट अच्छे से बिछा दी है। और कवित्री कहती हैं मैं अपनी इस सजावट से बहुत खुश हूँ, दीवान खाना पूरी तरह से सुंदर लग रहा है। तभी कवित्री कहती है कि मेरा मन झिझक गया है। उसके बाद वाले काव्य में कवित्री कहती हैं छटके छे मारू मन, आ बधामा मने क्या गोठवूं, केंद्र शोधू छू, ज्यां हूं सरखू बेसी सकूं। इसके बाद कवित्री कहती हैं कि इन सब में मैं अपने आप को कहाँ सजाऊं, अपने लिए केंद्र ढूंढती हूँ जहाँ मैं आराम से बैठ सकूं, इन सबसे बातें कर सकूं। इसके बाद काव्य में कवित्री कहती है पनबारी कनेती रास्ता निहारती हूँ उभी ज रहूं छू, जिसका मतलब होता है मैं खिड़की के पास खड़े होकर रास्ता देख रही हूँ, मैं खिड़की के पास रास्ते को निहार खड़ी रहती हूँ, लेकिन कोई आता ही नहीं है। ये सुनकर जो कवित्री है ना, अकेलेपन की पीड़ा को बहुत सुंदर तरीके से इस काव्य में बताती हैं कि हम कितनी भी चीजों को सजा लें, कितना भी अपने संबंधियों की जगह चीजों से लगाव रखें, लेकिन वो जो एक खालीपन है वो दिल में
रहता ही है। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कवर हुआ है। इसी तरीके की वीडियो के लिए इनरोल द एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप। थैंक यू सो मच।